ही का नाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी भी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अबू धाबी से। धन्यवाद धन्यवाद विपुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ऑन द शो पे नजर डालते हैं कि आखिर में कौन सी खबरें हैं जिस पर हम विशेष रूप से तवज्जो देंगे। तो ऑन द शो लेकर के आते हैं, चुनाव से पहले बढ़ेगी सस्ते आटे दाल की सप्लाई, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इस पर होगी डिटेल में चर्चा। सेबी के पास क्यों बढ़ गई हैं शिकायतें, जी हाँ, इधर हाल फिलहाल में सेबी काफ़ी एक्शन में है, क्या कुछ नया मामला है आपको डिटेल में हम बताएंगे। लेंडिंग ऐप्स का क्या है चीनी कनेक्शन, इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। शेल कंपनियों पर चुनाव के बाद कार्रवाई क्यों, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। शेयर बाजार में गिरावट की क्या है वजह, जी हाँ, 1% के से ज़्यादा की गिरावट आज सेंसेक्स निफ्टी में देखने को मिली है। क्या वजह है और क्या ये गिरावट गहराएगी, करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। और WTO से भारत को लेकर क्या है अपडेट, विशेष कवरेज मनी 9 की सीधे अबू धाबी से। हर रोज आपके लिए हम अपडेट लेकर के आ रहे हैं। मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद है वहाँ पर, तो उनसे हम विस्तार पूर्वक इस पर बातचीत करेंगे। आम चुनाव से पहले सरकार भारत ब्रांड के तहत आटा, दाल और चावल की सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने सस्ते खाद्य उत्पादन पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में भारत ब्रांड के उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि चुनाव में महंगाई के मोर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत मिल सके। सर, इस कदम का मकसद क्या लग रहा है? क्या लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना है या फिर चुनाव में फ़ायदा लेना? ये दूसरी पहल है, सस्ता राशन उपलब्ध कराने की पहल के समानांतर चल रही है। सरकार सस्ता राशन तो दे ही रही है 80 करोड़ लोगों को, लेकिन अब खाद्य उत्पादों को भी सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विपुल, इस मामले में सरकारों का रिकॉर्ड, सरकार की पुरानी कोशिशें बहुत कामयाब नहीं दिखाई देती। जब भी सरकार आटा या चावल इस तरह से पैकिंग में बेचती है, लेकिन चुनावों के करीब और खासतौर पर कीमतों में बढ़ोतरी देखते हुए, चूंकि महंगाई ज्यादा है और खाद्य उत्पादों की कीमतों में पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जिन जिन लोगों तक भारत ब्रांड के आटा और चावल को पहुंचाया जा सके उसका प्रयास किया जाए। अपने एक नए तरीके की पहल भी है। हालांकि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, उपभोक्ता बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़ी आबादी तक इसे पहुंचा पाना संभव नहीं है। पर खाद्य सुरक्षा की स्कीम के पैरेलल, यानी मुफ्त अनाज की स्कीम के समानांतर, इसे भी आगे और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सभी अस्पतालों में उपचार के लिए एक स्टैंडर्ड शुल्क ढांचा तैयार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पुराने कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू करने में सरकार की असमर्थता पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस कानून में बीमारियों के उपचार के लिए राज्यों के परामर्श से एक मानक दर तय करना अनिवार्य बनाया गया है। देखने में आया है कि एक ही बीमारी के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों की उपचार दर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सर, ये मांग काफ़ी लंबे समय से उठ रही है, क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट की पहल से ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? विपुल जी, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है भारत के हेल्थ सेक्टर पे। वो हो पाएगा, कंपनियां इस बात के लिए तैयार होंगी, सरकार इसके लिए तैयार होगी। पहले चीज समझे कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो भारत के लोगों के लिए कितना जरूरी है। भारत में एक ही पैथोलॉजी टेस्ट के लिए, एक ही तरीके की जांच के लिए अलग अलग जगह अलग अलग पैसे लगते हैं, जबकि मशीनें एक ही जैसी हैं, जांच करने वाले लोग एक जैसे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे अस्पताल में जाते हैं या किसी पैथोलॉजी में जाते हैं, और यही स्थिति बीमारियों के इलाज के लिए, यही स्थिति ओपीडी दरों को लेकर है, यही स्थिति ऑपरेशंस को लेकर है। और भारत में एक ही रोग के उपचार के तौर तरीके एक ही हैं, पर उनकी दरें बहुत अलग अलग हैं। और इसकी बहुत जरूरत है कि भारत में विभिन्न इलाज के दर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, भले उसे सरकारी और निजी में बांटा जाए। विपुल, इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बीमा कंपनियों को भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। बीमा कंपनियां आपकी खर्च की लागत के हिसाब से आपको क्लेम देती हैं, और चूंकि खर्च की लागत अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से क्लेम्स की प्रक्रिया भी बदलती है। पर ये हो पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस पर फैसला करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का एक हिस्सा राज्य के अधिकार में भी आता है, राज्य का विषय भी है। तो राज्य और केंद्र को मिलकर इसमें एक योजना बनानी होगी, और दूसरी चीज है, निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करना होगा। लेकिन अगर ये होता है तो भारत के लोगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्हें पता रहे कि वो जो इलाज कराने जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड शुल्क क्या है, उसके अतिरिक्त उससे ऊपर कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल रही, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा। जी,
निश्चित रूप से अगर ये ऐसा रिफॉर्म होता है तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म होगा और जिस तरीके की इन्फ्लेशन मेडिकल के खर्चों में देखने को मिल रही है वैसी इन्फ्लेशन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती। इधर बाजार नियामक सेबी के पास आने वाली शिकायतों में जनवरी 2024 में 80% इजाफा देखने को मिला है। जनवरी में सेबी को 5,532 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो पिछले महीनों में दर्ज शिकायतों से 80% ज़्यादा थी। शिकायतों की ये संख्या 2023 के निचले स्तर से 2 गुनी है। फरवरी 2023 में सेबी को 2,321 शिकायतें मिली। शिकायतें सूचीबद्ध कंपनियों के साथ साथ नियामक के साथ पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ भी हो सकती हैं। सर, ये इसकी वजह क्या आप मान रहे हैं कि सेबी के पास जिस तरीके से हम देख रहे हैं शिकायतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? स्टॉक मार्केट में सेबी जितनी सख्ती बढ़ा रहा है, शिकायतें भी उतनी बढ़ रही हैं। आप सेबी मान सकते हैं कि सेबी की सक्रियता और जागरूकता के कारण लोग अब खुलकर अपनी शिकायतें सेबी के पास पहुंचाने लगे। हमने 3-4 तरीके के प्रमुख मामले सेबी निवेशकों के साथ देखे। एक तो निवेशकों और ब्रोकरों के बीच तालमेल में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांजेक्शन में पारदर्शिता नहीं, जिसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। इसके अलावा जो पेमेंट के लिए इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें लेकर भी शिकायतें हैं। और जैसे जैसे भारत में इक्विटी का कल्चर बढ़ रहा है, इक्विटी की संस्कृति बढ़ रही है, लोग लगातार निवेश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या सीधे हो। सेबी की आपत्तियों और चेतावनियों के बावजूद फ्यूचर ऑप्शन में भी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को धोखा दिए जाने की, ठगे जाने की, उनका नुकसान किए जाने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब सेबी को थोड़ा और आगे बढ़कर इन ग्रीवेंस के रिड्रेसल का, इनको ठीक करने का के मैकेनिज्म को और ज्यादा चुस्त करना पड़ेगा। जी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए रोगों के उपचार के लिए उत्पादों के विज्ञापन को अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों के उपचार के लिए अपनी दवाइयों के बारे में विज्ञापनों में झूठे और गुमराह करने वाले दावे करने के खिलाफ आगाह किया था। बावजूद इसके पतंजलि आयुर्वेद लगातार अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रही थी। सर, पतंजलि पर कोर्ट सख्त है लेकिन सरकार सख्त नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? अब तो सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा विपुल जी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन को लेकर और इलाज को लेकर पतंजलि पर लगातार सवाल उठते रहे और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर हमें बाकी आयुर्वेदिक कंपनियों पर भी दिखाई देगा। सरकार ने अभी तक आयुर्वेदिक कंपनियों के विज्ञापन और उनको दावों को लेकर कोई स्पष्ट से नियम नहीं बनाए हैं और जिससे जिस तरीके के इलाज के दावे किए जाते हैं अक्सर आयुर्वेद में, वो हो सकता सही भी हों, लेकिन उनके पीछे विज्ञान नहीं है जितना विज्ञान आपको एलोपैथी में या बाकी चिकित्सा पद्धतियों में दिखाई देता है। और अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब ऐसा लगता है कि सरकार को आयुर्वेदिक कंपनियों या हर्बल कंपनियों के लिए नए किस्म से नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वो जो दावा कर रहे हैं इलाज, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की शोध क्या है। जी। इधर ऐप के जरिए ऑनलाइन कर्ज वितरण से जुड़ी कंपनियों समेत कई चीनी फर्मों के खिलाफ कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जांच कर रहा है। इनमें से कुछ जांच अग्रिम चरण में पहुंच चुकी है। गैर कानूनी ढंग से कर्ज वितरण ऐप का संचालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ हाल ही में जांच तेज हुई है। इसके अलावा मंत्रालय लाभकारी स्वामित्व को छिपाने के लिए कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सर, गैर कानूनी लैंडिंग ऐप्स को क्या वाकई में चीन की फंडिंग मिल रही है? ये किस्सा खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल। ये चीन की फंडिंग वाला मामला पिछले 2 साल से चल रहा है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि सरकार को लैंडिंग एप्स के बारे में जानकारी है, सरकार एक व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट भी बना रही है, लेकिन उसके बाद भी लैंडिंग एप्स का लगातार काम कर रहे हैं और आ रहे हैं। और यही वो भारत के फिनटेक व्यवस्था की दुविधा है, कानूनी व्यवस्था की दुविधा है, जो अभी तक हल नहीं हो पा रही है। अभी फिनटेक कंपनियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक थी, उससे पहले पेटीएम के मामले और फिनटेक कंपनियों के कंप्लायंस को लेकर रिजर्व बैंक ने सख्ती की थी। लेकिन फिर भी अभी भी ये परिस्थिति है कि लैंडिंग एप्स के पीछे कौन खड़ा हुआ है, इनमें किसका निवेश है, इसका फायदा किनको मिल रहा है, ये तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। और इसके साथ ये मामला भी उठा है कि फिनटेक कंपनियों के पीछे किनका निवेश है, उनमें कौन लोग खड़े हुए हैं, उनको कितना फायदा मिल रहा है, ये चीजें भी अब उभर कर सामने आ रही है, जो फिनटेक स्पेस में इससे खासी खलबली भी है। इधर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के प्रबंधन ने 45,000 करोड़ रुपए पूंजी जुटाने का फैसला लिया है। ये पूंजी कर्ज उठाकर तथा इक्विटी बेचकर जुटाई जाएगी और प्रमोटर ग्रुप भी इसमें शामिल होगा। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल 5G नेटवर्क के लॉन्च और विस्तार में करेगी। हालांकि इस खबर के बावजूद बुधवार को शेयर बाजार में वोडाफोन के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। सर, वोडाफोन आइडिया क्या कारोबार चलाने को लेकर के संवेदनशील नजर आ रहा है, जिस तरह की बोर्ड एक्टिव दिखाई दे रहा है?
शेयर बाजार में निवेशकों को तो कम से कम उम्मीद है ही कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ ना कुछ नया किया जाएगा। हालांकि ये बात हम पिछले 1 साल से लगातार अलग अलग बैठकों में सुनते आए हैं। अभी तक सरकार के बकाया का भी भुगतान वोडाफोन आइडिया ने नहीं किया है। किसी तरह से वेंडर्स के भुगतान किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहां से या तो इक्विटी आएगी जो कि बिरला समूह को या किसी प्राइवेट निवेशक को इसमें डालनी होगी, क्योंकि डेट मिलना तो वोडाफोन को मुश्किल है। आपको याद होगा विपुल जी, पिछले 1 साल के दौरान वोडाफोन की तरफ से डेट की या कर्ज लेने की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन जितना कर्ज वोडाफोन पर पहले से बना हुआ है उसको चुकाने तक कोई भी नया बैंकर वोडाफोन पर दांव लगाने को तैयार नहीं होगा। यहाँ ये भी बात ध्यान रखना है कि वोडाफोन भारतीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुकी है। बाजार में ऑलमोस्ट 2 पॉलिसी हो गई है जियो और एयरटेल के बाद। तो वोडाफोन जितनी रिवाइवल में जितनी देरी करेगी बाजार में, उसके खड़े होने की, टिकने की और सफल होने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। और यही कारण है शायद कि आज जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली है शेयर बाजार के अंदर, वोडा के अंदर। हालांकि आज इंडस टावर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, इस उम्मीद में कि अगर वोडा को पैसे मिलेंगे तो इंडस टावर के जो 5,600 करोड़ रुपए बकाया हैं वो शायद इंडस टावर को मिल जाएंगे। इसके चलते हमने देखा कि एक समय करीब 3-4% ऊपर था। हालांकि बाजार बंद होने के समय करीब आधे फीसद की मजबूती वहाँ देखने को मिली है। इधर पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती के बावजूद करीब 59% मर्चेंट पेमेंट के लिए अब तक पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंसी एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कारोबारी पेमेंट के लिए अब तक पेटीएम पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इस एजेंसी ने 2,000 व्यापारियों का सर्वे किया, जिनमें से 59% का मानना है कि वो लगातार पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 13% व्यापारी प्लेटफॉर्म पर भुगतान कर रहे हैं, जबकि 21% कारोबारी अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, अभी भी मर्चेंट्स का पेटीएम पर भरोसा बना हुआ है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसे थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम के लिए समय भी बढ़ाया और पेटीएम के बोर्ड को पुनर्गठित करके नए सिरे से चलाने की कोशिश की गई। पेटीएम के साथ जुड़े हुए अनेकों कारोबारी, असंख्य कारोबारी जो पेटीएम के साथ काम कर रहे हैं वो सब छोटे व्यापारी हैं और आमतौर पर उनके पास बैंक अकाउंट जैसी सुविधाएं नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक्स ने उनको एक बैंक अकाउंट खोल कर दिया था पेमेंट बैंक के अंदर, जिसमें वो अपने भुगतान लेते थे और अपने पेमेंट्स करते थे। अभी स्थिति यह है कि उनके पास माइग्रेट करके किसी दूसरी तरफ जाने की सुविधा नहीं है। तात्कालिक तौर पर इतनी बड़ी सुविधा किसी बैंक के पास नहीं होगी जो इन छोटे व्यापारियों को, जिनके केवाईसी के तमाम इश्यूज हैं, उन्हें ट्रांसफर कर सके या उन्हें दूसरी जगह ले जा सके। अच्छा, यही पेटीएम की समस्या की जड़ भी है, क्योंकि पेटीएम ने बहुत सारे असंख्य लोगों को जोड़ लिया था अपने साथ, जिनके केवाईसी, जिनकी पहचानें संदिग्ध थी या जिनकी पहचानें उपयुक्त नहीं थी, और यही वो कंप्लायंस का झोल था या चूक थी जिसके कारण पेटीएम पर कार्रवाई हुई। अब पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्ती नियामकों के गले फंसती दिखाई दे रही है। 50% से ज्यादा लोगों के अकाउंट तत्काल बंद कर देना और उनके कारोबारी पेमेंट्स को फंसा देना सरकार के लिए, नियामकों के लिए संभव नहीं है इस समय, और इसलिए कवायद चल रही है कि किसी दूसरे पार्टनर को पेटीएम के साथ लाया जाए जिससे कि इन्हें जोड़ा जा सके और इनके खातों को ट्रांसफर किया जा सके। फिलहाल अभी इस मामले में खुलकर कोई बैंक या कोई वित्तीय संस्था सामने आती नहीं दिखाई दी है, लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि पेटीएम का नेटवर्क जितना बड़ा था, उसमें जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, उन्हें एक सही उपयुक्त विकल्प माइग्रेट करने का मिलना बेहद जरूरी है। जी, चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। अबू धाबी में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में भारत की मदद से वैश्विक स्तर पर सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। WTO में बनी इस सहमति की वजह से दुनिया भर में डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे पेशेवरों को फायदा होगा। भारत ने हालांकि इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन एक तरह से इस पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि WTO के सामने आने वाले असली मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। भारत अपने अनाज खरीद कार्यक्रम को WTO में अस्थायी सुरक्षा दिलाना चाहता है। इसके अलावा समुद्र में फिशिंग के मुद्दे पर भी विवाद बना हुआ है। माना जा रहा है कि अबू धाबी में चल रही WTO की बैठक की सफलता भारत के रुख पर निर्भर करेगी। उधर संभावना ये भी है कि WTO के मौके पर भारत और UK के वाणिज्य मंत्री अलग से मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। सर, काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है, आप अबू धाबी में मौजूद हैं और लगातार महीना इन तमाम अपडेट्स WTO की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ अपडेट्स हैं वहाँ पर, जो नई अपडेट्स क्या हैं अबू धाबी से आपके पास?
विपुल जी, वैसे चर्चाओं का ये तीसरा दिन है, लेकिन आज से ही चर्चाएं सबसे गहमा गहमी के साथ शुरू हुई हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री यहाँ मौजूद हैं, वो सुबह से अलग अलग चर्चाओं में, वार्ताओं में हिस्सा ले रहे हैं। एक शुरुआत जो कल डब्ल्यूटीओ की हुई, वो डोमेस्टिक रूल्स फॉर सर्विसेज पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव है उसकी सहमति के साथ हुई। इस पर सहमति जनवरी के आखिरी हफ्ते में बनी थी। यहाँ डब्ल्यूटीओ ने अपनी अपनी बोहनी, अपना उद्घाटन इस घोषणा के साथ किया कि दुनिया के 72 देश आपस में सर्विसेज के ट्रेड को उदार करने के लिए तैयार हो गए हैं, और इसमें तमाम पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो एक दूसरे देश में काम करने जाते हैं, उनके लाइसेंसिंग, उनकी परीक्षा, उनकी जांच, उन्हें तमाम तरीके के एकेडमिक्स बाधाएं जो उनके सामने खड़ी की जाती, उनसे उन्हें छूट मिलेगी। इस फैसले को, इस सहमति को नतीजे तक पहुंचाने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत की इसमें गहरी आपत्तियां थी। वो इसे मान रहा था कि भारत की मल्टीलेटरल व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन अंततः भारत का तर्क माना गया, इसे डब्ल्यूटीओ की बड़ी बॉडी में ले जाकर मंजूर कराया गया, और तब भारत ने अपनी आपत्तियां वापस ली। हालांकि ध्यान रहे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका इस सहमति का हिस्सा नहीं है, उन्होंने इस सहमति पर दस्तखत नहीं किए हैं, पर इसमें ऐसा प्रावधान है कि दुनिया का कोई भी देश अगर चाहेगा तो इसका लाभ ले सकता है, अगर इसे ज्वाइन करना चाहेगा। इससे अगर आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की बोनी ठीक रही, शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, विवादित, जटिल और मुद्दा, जो पेचीदा मुद्दा है, वो कृषि पर स्टॉक्स बनाने का, सस्ती और सब्सिडी पर अनाज खरीदने को लेकर है, जिसे लेकर भारत का रुख बड़ा स्पष्ट है कि जब तक डब्ल्यूटीओ के इस पुराने एजेंडे को हल नहीं किया जाता, तब तक विकासशील देशों का भरोसा बनना मुश्किल है। अभी वार्ताएं इस पर शुरू हुई हैं, भारत की पक्ष की तरफ से अपने पक्ष रखे गए हैं। देखना होगा कि डब्ल्यूटीओ के बाकी सदस्य देश इस पर क्या रुख लेते हैं, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिस पर केंद्रित होगी डब्ल्यूटीओ की अबू धाबी की बैठक की सफलता, और यहीं से यह तय होगा कि आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 80 देशों की ग्रुपिंग, जिसका नाम G33 है, जिनके पास करीब 60% के आसपास पॉपुलेशन है, वो इस मामले पर अभी फिलहाल कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं है। जी, इसी पर सर सवाल था मेरा कि आखिर में क्या भारत के जो अनाज खरीद कार्यक्रम है, इसको क्या कानूनी मान्यता मिल सकती है डब्ल्यूटीओ में? अभी देखना जरूरी है, कि देखना होगा, क्योंकि अनाज खरीद कार्यक्रम को लेकर बहुत सारे देश, यूरोपीय समुदाय और अमेरिका जैसे देश मान रहे हैं कि एक किस्म की सब्सिडी व्यवस्था है जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के पक्ष में नहीं है। भारत का रुख इस मामले में खासा स्पष्ट है। अब जब वार्ताएं आगे तेजी से बढ़ेंगी, तब हमें समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके के नतीजे निकल कर आते हैं। लेकिन ये मुद्दा भारत की राजनीति की दृष्टि से, जब भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है, एमएसपी को लेकर तमाम नीतियों पर पुनर्विचार की बात चल रही है, तो ये मुद्दा भारत की राजनीति की दृष्टि से भी खासा संवेदनशील है। एक और मुद्दा जो थोड़ा सा विवादित है सर, वो है फिशिंग का मुद्दा। भारत ने अपनी असहमति जताई है इस मामले को लेकर के। क्या इस पर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या है पूरा मामला, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें तो। जेनेवा की बैठक जब हुई थी, डब्ल्यूटीओ की पिछली बैठक, तो भारत ने इस मामले में रुख थोड़ा उदार किया था और बैठक को सफलता से बचाने की कोशिश की थी, और इस पर एक मोटी मोटी सहमति की तरफ बढ़ने का रास्ता बना था। भारत का रुख यह बिल्कुल साफ है कि जो बड़े और गहरे समुद्र है, व्यापक समुद्र है, वहां सब्सिडी देकर मछली मारने पर या मछली पकड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। और यह मामला संवेदनशील है चीन के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं इसी तरीके पर चलती हैं। इस पर खासा बड़ा टकराव दिखाई दे रहा है। फिशरीज को लेकर भारत के रुख को कुछ देशों का समर्थन हासिल है, पर इस पर बाकी देश अभी सहमत नहीं है। हम वार्ताओं के ठीक बीचों बीच में हैं, और शायद अगले दो दिन के अंदर हमें इस मामले में कुछ प्रगति होती दिखाई देगी। यानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो भारत की तरफ से यहाँ रखा गया, जो खासा महत्वपूर्ण है, कि भारत ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ देशों को समझौतों की शर्तों से बाहर निकलने की छूट भी मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा रिफॉर्म है जो भारत ने मांगा है। एक मुद्दा और है ई कॉमर्स पर ड्यूटी लगाने का। भारत का कहना है कि ई कॉमर्स पर जो ड्यूटी में रियायत दी गई है, उस पर जो रोक लगाई गई, जो मॉरिटोरियम था, उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। भारत चाहता है कि ई कॉमर्स के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उस पर दुनिया के देश अपनी कस्टम ड्यूटी लगा सके। जी, चलिए, तो ये तो अपडेट थी अबू धाबी से सीधी आपको डायरेक्ट मिल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और खबरों का रुख करते हैं। कंपनी मामलों का मंत्रालय ऑपरेशन क्लीन अप के तहत शेल कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मंत्रालय लोकसभा चुनाव के बाद शेल कंपनियों को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाला है। मंत्रालय जून या जुलाई में शेल कंपनियों पर कार्रवाई का एक और दौर शुरू कर सकता है। हाल के वर्षों में लगभग 5 लाख कंपनियों को आधिकारिक रजिस्टर से हटाया गया है। सर, शेल कंपनियों पर जो कार्रवाई है, वो चुनाव के बाद क्यों?
और शेयर कंपनियों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि इसे चुनाव के बाद तक क्यों बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ रही। भारत में शेयर कंपनियों की एक नई पीढ़ी आ गई है। एक पीढ़ी तो हमने देखी थी जो डिमोनेटाइजेशन से पहले, डिमोनेटाइजेशन के दौरान थी, लेकिन शेयर कंपनियां लगातार बन रही हैं और आ रही। जीएसटी के ढांचे के भीतर भी बहुत सारी शेयर कंपनियां बनने की खबर हमारे पास आई थी, जो हमने बताई थी कि जीएसटी के जो विजिलेंस के छापे उनमें पता चला कि लोगों ने असंख्य फर्जी कंपनियां बना रखी हैं जो केवल जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलती हैं और जीएसटी के सिस्टम को नुकसान करती हैं, चूना लगाती हैं। ये ऑपरेशन डिले करने से बेहतर है कि सरकार को तत्काल, क्योंकि चुनाव तो एक सामान्य प्रक्रिया है, पर शेयर कंपनियों पर सख्ती तत्काल की जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी, इनकम टैक्स और तमाम चीजों को मिलाकर अब शेयर कंपनियों को लेकर एक नए सिरे से नीतिगत व्यवस्था बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और भारत में शेयर कंपनियां पूरे टैक्स सिस्टम को में नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा जरिया बनकर हमेशा मौजूद रहती हैं। ये खत्म नहीं होती, इन पर तमाम कोशिशों के बाद भी लगाम नहीं लग पाती। जी। इधर कर्ज लेकर खर्च चलाने वाले राज्यों को कुछ राहत मिली है। जिस ब्याज दर पर राज्य कर्ज उठाते हैं उसमें अब गिरावट देखी जा रही है। जनवरी की शुरुआत में राज्यों के लिए कर्ज की दर 7.8% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये घट करके 7.44% पर आ गई है। कर्ज की दर घटने की वजह से राज्यों को अपना वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। सर, राज्यों के लिए कितनी बड़ी राहत मान रहे हैं इसे आप? बहुत बड़ी राहत तो नहीं है विपुल जी, क्योंकि ब्याज दरें 7% से 7.25% से ऊपर बनी हुई हैं और ये एक औसत दर है। भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है, जिनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं है, वो 8% के आसपास और 8% से ऊपर भी कर्ज ले रहे हैं। ओवरऑल बाजार में सरकारों के कर्ज की दर काफी ऊंची है, 7% से ऊपर है, और जब तक रेपो रेट में कटौती नहीं होती, ब्याज दरों में कमी नहीं आती, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर महंगे कर्ज का दबाव बना रहेगा। जी। चलिए अब इस बीच बात कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी घट करके 22,000 के नीचे आ गया। इसके अलावा सेंसेक्स भी 72,300 के नीचे कारोबार करता देखा गया। बाजार में ऑटो, मीडिया, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रियल्टी सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। शेयरों की बात करें तो निफ्टी पर बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, मारुति, आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेज और एशियन पेंट्स के शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सर, हालांकि एक कारण तो ये है कि एक्सपायरी के पहले जो है एकदम से प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिली है। आप इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या वजह मान रहे हैं? 1% के आसपास से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक वजह तो आपने बता दी कि एक्सपायरी के पहले गिरावट हुई और सौदे स्क्वायर अप किए गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात विपुल जी देखिए कि बाजार के पास अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है। बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की कमी है, हालांकि कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर भी नहीं है ऐसा, लेकिन कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के लेवल पर काफी ऊंचाई तक जा चुका है, तो अब ये रह रहकर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि अब चुनाव का मौसम है, बजट भी पास हो चुका, निकल चुका है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में कोई बड़ा बदलाव ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, कंपनियों के नतीजे भी जो आ रहे हैं वो बाजार की अपेक्षाओं के मुताबिक हैं। तो ये मुनाफा वसूली का मौसम है और उस मुनाफा वसूली के मौसम में हमें बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड और बाजार का एक निर्धारित दायरे में उतरना चढ़ना दिखाई देगा, जब तक कि कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के हाथ में नहीं आता है। अब 29 तारीख को जीडीपी के आंकड़े आने हैं। अब देखिए क्या वहाँ से कुछ सरप्राइज मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि ज़्यादातर इनलाइन ही रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज तो होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बड़े ट्रिगर की कमी जो है वो बाजार को नीचे की तरफ खींच रही है। चलिए अब रुक करते हैं तमाम महत्वपूर्ण खबरों का झटपट में। सरकार ने वित्त वर्ष 2037 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2 लाख किलोमीटर के पार पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.46 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा अगले 13 साल में एक्सेस कंट्रोल राजमार्गों को 10 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ 4,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर तक करने की योजना है, जिससे अगले 25 साल में सड़क दुर्घटनाओं में 95% कमी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गरीबी की दर घट करके 4.5 से 5% के स्तर पर पहुंच गई थी। एसबीआई ने अपनी रिसर्च में दावा किया है। रिसर्च में यह भी कहा गया 2011-12 में 25.7% ग्रामीण गरीबी की तुलना में घट करके 7.2% दर्ज किए गए, जबकि शहरी गरीबी एक दशक पहले की अवधि से घटकर 4.6% हो गई है। 2018-19 के बाद से ग्रामीण गरीबी में 440 आधार अंक की गिरावट देखने को मिली और शहरी गरीबी में महामारी के बाद 170 आधार अंक की गिरावट देखने को मिली है।
टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सस्ते में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के साथ मिलकर के वो बात काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां मिलकर के 8,000 रुपये में 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती हैं। फ़ोन की लॉन्चिंग 2024 के अंत तक होने की संभावना है। खुद क्वालकॉम के जनरल मैनेजर ने इसकी जानकारी दी। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें झटपट के माध्यम से किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? रोड सेक्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जिसे थोड़ा खोलकर समझने की जरूरत है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो राजमार्गों की संख्या 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाएगी, जो कि 1.4 लाख किलोमीटर। तो ये बढ़ोतरी 2037 तक काफी बड़ी नहीं दिखाई देती। पर जो एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग होते हैं, जहां पर लेन्स होती हैं और लोगों के आने जाने की, इस पार आने जाने की सुविधा नहीं होती जिससे कि दुर्घटनाएं रोकी जाती, उनकी संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि भारत में अभी एक्सेस कंट्रोल राजमार्गों की विपुल जी संख्या बहुत कम है, बहुत कम दूरी तक के ही, केवल 4,000 किलोमीटर के आसपास है, पर इनकी लागत बहुत ज्यादा है। यहाँ देखना होगा कि भारत की जो सबसे बड़ी रोड डेवलपर है NHAI, वो कर्ज में डूबी हुई है, दबी हुई है। सरकार का राजमार्ग विकास कार्यक्रम पिछले 2 साल में थोड़ा धीमा भी पड़ा है और उसके लक्ष्य को हासिल भी नहीं किया जा सका है। तो इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, नए फंड्स की व्यवस्था कहां से होगी? अगले साल बजट में सरकार को, जुलाई के बजट में सरकार के पास खर्च कम करने का दबाव होगा और इसलिए रोड सेक्टर पर हमारी करीब से निगाहें रहेंगी कि किस तरह से वहां पर नया निवेश आता है और नई सड़कें बनाने के लिए फंडिंग कौन करता है। जी, चलिए, तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण आपने अबू धाबी से किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे WTO को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगी, ताकि मनी 9 के हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो वहाँ पर हो रही गतिविधियों का तमाम सटीक विश्लेषण जो है वो जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अबू धाबी से हम लगातार WTO की हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधित